हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 3, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो पहले मोशन क्या होता है। तो जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करता है, दैट इज कॉल्ड मोशन, राइट। उसके बाद आता है रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, राइट। तो रेस्ट और मोशन दोनों एक रिलेटिव स्टेट है। मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट के लिए कोई एक फ्रेम में कोई एक टाइम पे वो अगर रेस्ट पे है, तो दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए दूसरे फ्रेम के अकॉर्डिंग वही ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता है उसी टाइम पे। तो जैसे फ्रेम चेंज होगी, वैसे ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है वो भी चेंज हो सकती है, डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट। मान लो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेन से जा रहा है, राइट, ऑब्जर्वर भी ट्रेन के अंदर है, तो उस ऑब्जर्वर के हिसाब से वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। बट अगर कोई ऑब्जर्वर प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, तो उसके हिसाब से वो ट्रेन मोशन में, इसकी वजह से वो जो ऑब्जेक्ट है वो भी मोशन में होगा। तो सेम टाइम में अगर फ्रेम चेंज हो गया, मतलब कि रेफरेंस अगर चेंज हो गया, तो वहाँ पर ये रेस्ट और मोशन भी चेंज हो जाएगा। पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट एक पॉइंट मास की तरह हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, राइट, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका डायमेंशन बहुत ही ज़्यादा होगा। तो उस ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई सेंटर ऑफ मास होगा। तो उस सेंटर ऑफ मास को हम लोग एज अ पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं। तो पहला है वन डायमेंशनल मोशन। तो वन डायमेंशनल मोशन में पहले तो हमारे पास टोटल 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। 3 कोऑर्डिनेट्स में से अगर वन कोऑर्डिनेट में कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो उस मोशन को हम लोग बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन। मान लो कि एक ब्लॉक है, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो वो वन डायमेंशनल है। जैसे कि हम लोग किसी बकेट को किसी वेल से ऊपर ले जा रहे हैं, पानी भर रहे हैं, तो वहाँ पर सिर्फ वर्टिकल मोशन होगी, तो वो वन डायमेंशनल है। कोई ऑब्जेक्ट, राइट, मान लो कि ट्रेन है, ट्रेन एक रेलवे ट्रैक पर एकदम स्ट्रेट वे जा रही है, तो वहाँ पर वन डायमेंशनल मोशन हुई। लिफ्ट, राइट, एलिवेटर, तो उसमें भी सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन होती है, तो वो वन डायमेंशनल मोशन है। फिर 2 डायमेंशनल मोशन। तो 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में से अगर दो ही कोऑर्डिनेट्स में ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम लोग बोलेंगे 2 डायमेंशनल मोशन। अब 2 डायमेंशनल मोशन में हम लोग कोई भी रोड पर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है किसी भी डायरेक्शन में, तो वो 2 डायमेंशनल मोशन हो गया। तो सर्कुलर मोशन भी एक 2 डायमेंशनल मोशन ही है, राइट। फिर आता है 3 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन मतलब कि तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स में अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको बोलेंगे 3 डायमेंशनल मोशन, राइट। तो जो भी ऑब्जेक्ट्स फ्लाई कर सकते हैं, फ्लाइंग बर्ड, फ्लाइंग काइट, फ्लाइंग एरोप्लेन, रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, तो ये सारे 3 डायमेंशनल मोशन है, क्योंकि तीनों के तीनों डायमेंशन में जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन यहाँ पर चेंज हो रही है। फिर डिस्टेंस। सो द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रांसवर्स बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो जो भी एक्चुअल पाथ है, ऑब्जेक्ट ने जो भी एक्चुअली पाथ कवर किया है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें कभी भी डायरेक्शन इंक्लूडेड नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। और डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, और ज़ीरो या फिर नेगेटिव नहीं होगा, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो एंड पॉजिटिव। और उसका जो यूनिट है वो है मीटर। उसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे छोटे से छोटा डिस्टेंस दो पोजीशन के बीच, किन दो पोजीशन के बीच, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में छोटे से छोटा डिस्टेंस, उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट
पॉजिटिव हो सकता है, ज़ीरो, या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही जुड़े हुए हैं, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसका यूनिट होगा मीटर। फिर आता है स्पीड। सो स्पीड मतलब टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, सो दैट इज कॉल्ड स्पीड, राइट। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन, दैट इज कॉल्ड स्पीड, एंड स्पीड इज ऑलवेज इन मीटर पर सेकेंड। वो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसके पास कभी भी, क्योंकि इक्वेशन किस पे डिपेंड है, डिस्टेंस पे। टाइम तो ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होगी। डायमेंशनल फॉर्मूला होगी m0l1t-1। तो ये होगी स्पीड की डायमेंशनल फॉर्मूला। फिर आता है यूनिफॉर्म स्पीड। तो अगर ऑब्जेक्ट एक इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करता है कंटिन्यूअस वे में, तो उसको यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। फिर आता है नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। तो अगर ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रहा है, अभी अनइक्वल डिस्टेंस है, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। फिर आता है एवरेज स्पीड। सो द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस, जितना भी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने कवर किया है, मतलब कि यहाँ पर टोटल पाथ लेंथ लिख सकते हैं। सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन, that is called average speed of the object. So total distance travel upon total time taken. तो अगर पार्टिकल S1 S2 S3 और उसकी जो स्पीड है V1 V2 V3, तो एवरेज स्पीड की फॉर्मूला होगी इज इक्वल टू टोटल पाथ लेंथ अपॉन टाइम इंटरवल्स। तो S1 अपॉन V1 क्या है, T1, S2 अपॉन V2 T2 T3, राइट, सो ऑन लाइक दैट। अब मान लो कि सारी की सारी डिस्टेंस सेम है, मतलब कि S1 S2 इज इक्वल टू S, तो तब एवरेज स्पीड की फॉर्मूला हो जाएगी 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। ऑफ कोर्स यहाँ पर दो ही वेलोसिटीज है, तो तब उसकी फॉर्मूला हो जाएगी 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। अगर पार्टिकल कुछ अलग अलग वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, उसका टाइम इंटरवल अलग अलग है, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू v1t1 प्लस v2t2 प्लस v3t3 प्लस अपॉन total time interval means sum of all the time intervals, right? So if particle travels with speed v1 v2 for equal time interval, so time interval अब सेम है, तो जब टाइम इंटरवल सेम है तब एवरेज स्पीड की फॉर्मूला होगी डायरेक्टली v1 प्लस v2 बाय 2। अब जब इक्वल डिस्टेंस, राइट, कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और उसकी स्पीड अलग अलग है v1 v2, तो तब एवरेज स्पीड की फॉर्मूला होगी 2 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। उसके बाद आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो पहले तो इंस्टेंटेनियस स्पीड मीन्स दिस इंस्टेंट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड। तो बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए जो भी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कवर करेगा, उनका रेशियो, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंट स्पीड। सो यहाँ पर जब कभी भी ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल स्पीड से ट्रैवल करेगा, राइट, तो एक पर्टिकुलर स्पीड पर्टिकुलर टाइम पे जो भी मिलने वाला है उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, और उसकी फॉर्मूला होगी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो क्या रिप्रेजेंट करेगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो मतलब कि जीरो नहीं बट जीरो के बहुत ही नज़दीक, like 0.1 0.001। so limit means not zero but near to zero, और फिर लिमिट लेने के बाद उसका डेरिवेशन होगा ds अपॉन dt, सो वी कैन गेट डायरेक्ट इंस्टेंट स्पीड।
फिर आता है वेलोसिटी टर्म। वेलोसिटी वो डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेट करता है। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इन पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की फॉर्मूला होगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो वेक्टर क्वांटिटी के पास तो मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। जैसे कि एक वेलोसिटी है वेक्टर वी, तो वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पर ये ईस्ट डायरेक्शन डिफाइन कर रहा है, तो वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी आएगा। तो यूनिट इज मीटर पर सेकेंड बिकॉज डिस्प्लेसमेंट यूनिट इज मीटर एंड टाइम टेकन इज सेकेंड। अब यहाँ पर डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन होगा m0l1t-1। सो दिस इज वेलोसिटी डायमेंशन। वेलोसिटी पॉजिटिव, ज़ीरो या फिर नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी अगेन डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, ज़ीरो एंड नेगेटिव। फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करेगा इन इक्वल पर्टिकुलर डायरेक्शन, देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल इन सेम डायरेक्शन। उसके बाद आता है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम इंटरवल, राइट। सो इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी। अब यहाँ पर देखो वेलोसिटी दो तरीके से चेंज हो सकती है। पहले तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज करके, मतलब कि अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट तो है ही, और दूसरा उसका डायरेक्शन चेंज करके। भले ही मैग्नीट्यूड वहाँ पर सेम हो, बट अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वो वेरिएबल वेलोसिटी हो जाएगा। जैसे कि सर्कुलर मोशन, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलरली मूव करेगा तो उसकी स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, बट यहाँ पर डायरेक्शन कंटिन्यूअस वे में चेंज हो रहा है, तो उसको हम लोग वेरिएबल वेलोसिटी बोलेंगे। देन रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब कि एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब वहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट एज अ ऑब्जर्वर है और पहला ऑब्जेक्ट मोशन में है। सो वो डिफरेंस, राइट। तो यहाँ पर ऐसा भी बोल सकते हैं कि रिलेटिव पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। relative position with respect to time, position upon time, that is velocity. So relative velocity of object A with respect to object B, VAB is equal to VA minus VB. So यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमें नेगेटिव लेना है, क्योंकि रिलेटिवली फाइंड करना है। तो सेम डायरेक्शन में मतलब नेगेटिव सब्ट्रैक्शन होगा। अगर दोनों ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो रिलेटिवली उन दोनों को हमें ऐड करना है, तो वहां पर दोनों का समेशन, राइट, वी ए प्लस वी बी। अब मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट किसी एंगल से मूव कर रहा है, तो तब क्या करना है। तो अगर दोनों ऑब्जेक्ट कुछ एंगल से मूव कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला हमें यूज करनी है, वी ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट वी ए स्क्वायर प्लस वी ए बी स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी कॉस थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन वी बी एंड वी ए बी, राइट। सो टेन बीटा इज इक्वल टू वी बी साइन थीटा अपॉन वी ए माइनस वी बी कॉस थीटा। ये टेन बीटा का एक फॉर्मूला है, राइट। फिर एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, so that is the formula same. Then acceleration. Acceleration means change in velocity with respect to time, means also we can call time rate of change of velocity. Velocity का जो change है with respect to time, that is called acceleration. So change in velocity upon time interval. अब उसका जो यूनिट होगा वो होगा मीटर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो डायमेंशन इज m0 l1 t-2।
सो ये एक्सेलरेशन की डायमेंशन है, और एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन की फॉर्मूला में वेलोसिटी आता है, और वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। तो उसी तरीके से एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव ज़ीरो या फिर नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिल रहा है उसका मतलब कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है टाइम के फ्रेम से। अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो मिल रहा है मतलब कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव मिल रहा है इसका मतलब कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। तो अगर पार्टिकल t1 टाइम के लिए एक्सेलरेट हो रहा है और उसका एक्सेलरेशन a1 है, t2 टाइम के लिए एक्सेलरेट हो रहा है, उसका एक्सेलरेशन a2 है, तो एवरेज एक्सेलरेशन की फॉर्मूला होगी a एवरेज इज इक्वल टू a1 t1 प्लस a2 t2 अपॉन t1 प्लस t2, बिकॉज a1 t1 वो एक वेलोसिटी ही है, a2 t2 वेलोसिटी है, वेलोसिटी अपॉन टाइम दैट इज एक्सेलरेशन। अभी डिफरेंट ग्राफ्स ऑफ मोशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो पहला है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो उसमें ये जो एक्सिस है, हमें जो ग्राफ मिल रहा है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो वो स्टेशनरी होगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम तो इंक्रीज हो रहा है बट डिस्प्लेसमेंट एज इट इज़ है कांस्टेंट है। बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अगर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, स्लैंटेड स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है क्योंकि हमें स्ट्रेट ग्राफ मिल रहा है। फिर बोथ मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, राइट। तो अगर एक्सेलरेशन है तो यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व मिलेगा, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पर वेरिएबल है, और वेलोसिटी वेरिएबल है तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कर्व मिलने वाला है। फिर कांस्टेंट रिटार्डेशन। रिटार्डेशन में वो धीरे धीरे एक फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट में कांस्टेंट हो जाएगा, बट यहाँ पर अगेन ग्राफ कर्व मिलेगा क्योंकि रिटार्डेशन एक्सेलरेशन से रिलेटेड है। फिर अगर हमें जो ग्राफ मिल रहा है वो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है, डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल मतलब कि यहाँ पर टाइम कांस्टेंट है, मतलब कि वो इनफाइनाइट वेलोसिटी से जा रहा है, राइट। बट यहाँ पर ये जो ग्राफ है, यहाँ पर ये जो मोशन है वो कभी भी पॉसिबल नहीं है, टाइम कभी भी रुकने वाला नहीं है, वो ऑलवेज इंक्रीजिंग मैनर में है। जब कभी भी आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में से स्लोप फाइंड करोगे ना तो आपको एवरेज वेलोसिटी मिलेगी। उसके बाद आएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पहला ग्राफ है अगेन टाइम एक्सिस के पैरेलल। तो टाइम एक्सिस के पैरेलल मतलब कि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है बट टाइम इंक्रीजिंग, तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट, सिंपल। फिर दूसरे ग्राफ में स्लांटेड स्ट्रेट लाइन, मतलब कि वेलोसिटी टाइम के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है इन अ परफेक्ट मैनर, इन इक्वल मैनर, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है इन अ अगेन परफेक्ट मैनर, तो यहाँ पर रिटार्डेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, राइट। सेम ग्राफ, रिटार्डेशन कांस्टेंट। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मुझे कर्व मिल रहा है, इसका मतलब कि एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है तभी वेलोसिटी टाइम में कर्व मिलेगा। फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगेन कर्व मिल रहा है बट डाउन साइड, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है इसीलिए वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, राइट। सो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आप स्लोप फाइंड करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, क्योंकि स्लोप की अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखूँ तो स्लोप इज इक्वल टू उसका जो लेंथ आप फाइंड करोगे उसमें चेंज ऑफ वी होगा और डिनोमिनेटर में चेंज ऑफ टाइम होगा।
तो इसीलिए स्लोप फाइंड करने से वहाँ पर एक्सेलेरेशन मिलेगा, क्योंकि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज नथिंग बट एक्सेलेरेशन, राइट। नाउ एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ में देखिए, इस ग्राफ में एक्सेलेरेशन जो है वो टाइम के हिसाब से कांस्टेंट है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से मूव हो रहा है। फिर दूसरे ग्राफ में एक्सेलेरेशन टाइम इज अ स्ट्रेट लाइन, सो यहाँ पर एक्सेलेरेशन कंटिन्यूस वे में इंक्रीज हो रहा है, और थर्ड ग्राफ में एक्सेलेरेशन कंटिन्यूस वे में डिक्रीज हो रहा है, राइट, सिंपल एज इट इज़। सो यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए कि मेरे पास एक्स टी ग्राफ है, फिर वी टी ग्राफ भी है, और फिर लास्ट में ए टी ग्राफ है, राइट। एक्स टी ग्राफ में ओके, सो एक्स टी ग्राफ में अगर आप स्लोप फाइंड करोगे, क्या मिलेगा? स्लोप फाइंड करने से मुझे v मिलेगा, राइट। मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप फाइंड करने से वेलोसिटी मिलेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप फाइंड करने से क्या मिलेगा? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप फाइंड करने से एक्सेलेरेशन मिलता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया फाइंड करने से क्या मिलेगा? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया फाइंड करने से डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ में एरिया फाइंड करने से क्या मिलेगा? तो वहाँ पर एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ में एरिया फाइंड करने से वेलोसिटी मिलेगा। अब स्लोप, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन, अगर x का डिफरेंशिएशन मैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करूँगा तो अगेन v मिलेगा। v का डिफरेंशिएशन अगेन मैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करूँगा तो डिफरेंशिएशन यहाँ पर आएगा, तो अगेन क्या मिलेगा? एक्सेलेरेशन मिलेगा। बट v का मैं इंटीग्रेशन करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन, तो वहाँ पर मुझे पोजीशन मिलेगी, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो v का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होगा तो x मिलेगा, और a का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होगा तो फिर हमें वेलोसिटी मिलेगी। तो ये ग्राफ इस चैप्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऐसा हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, राइट। नाउ आगे, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो मान लो कि कोई बॉडी u वेलोसिटी से स्टार्ट कर रहा है, t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी v हो गई, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a है, और डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है टाइम t में वो है s। तो यहाँ पर तीन रिलेशंस हैं, राइट, इक्वेशन ऑफ मोशंस के। फिर चौथा है वो n सेकेंड में ट्रैवल करने वाला डिस्टेंस है, राइट। तो पहला इक्वेशन, इट इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फिर आता है दूसरा इक्वेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर एक चीज़ रह गई है प्रिंटिंग मिस्टेक में, u इज इक्वल टू हाफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। This is called second equation of motion, and third equation of motion is v square is equal to u square plus 2as, right? So these are the three equation of motion. फिर उसके बाद आता है distance traveled in nth second, तो Sn is equal to u plus a by 2 2n minus 1। मतलब कि ये फॉर्मूला अगर मैं अगेन लिखूँ तो Sn is equal to u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। तो दैट इज द फॉर्मूला, राइट। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर सेकेंड पे डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं। मान लो कि 5 सेकेंड है, तो यहाँ पर n की जगह पर 5 लिख देना है, तो तब का हमें डिस्टेंस मिल जाएगा कि 5 सेकेंड पे क्या पोजीशन है, राइट। अगर बॉडी एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रही है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है u से v, टाइम इंटरवल है t, तो एग्जैक्ट मिड पाथ पे, मिड पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी? तो उसकी फॉर्मूला है अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय 2। तो ये एवरेज मीन्स ये मिड पॉइंट वाले
पाथ पे, मिड पाथ पे ये उसकी वेलोसिटी होगी। फिर आता है मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब कि फ्री फॉल, फ्री फॉल मतलब कि इनिशियल बॉडी वाज एट रेस्ट। सो अगर बॉडी रेस्ट पे है तो उसकी इनिशियल जो वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो होगी, मतलब u इज इक्वल टू ज़ीरो। तो फर्स्ट इक्वेशन में मोशन हमारी चेंज हो जाएगी और वो होगी v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। सेकेंड इक्वेशन चेंज होकर h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। तो ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। तो ये तीनों के तीनों इक्वेशंस के फॉर्म है मोशन अंडर ग्रेविटी के। बट अगर ऑब्जेक्ट अपवर्ड जा रहा है तो जी को पॉजिटिव लेना है, और अगर ऑब्जेक्ट डाउनसाइड जा रहा है तो जी नेगेटिव लेना है, राइट। अब टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। सो मैक्सिमम हाइट के लिए कितना टाइम लगेगा, तो टी इज इक्वल टू यू बाई जी। सो अंडर रूट उसकी जो फॉर्मूला है अगेन 2h अपॉन जी। सो दैट इज टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉडी, कितना मैक्सिमम हाइट तक बॉडी जा सकता है, तो एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन टू जी, राइट। मान लो कि एक बॉल है किसी बिल्डिंग की जो जिसकी हाइट h है, उसको वहां से ड्रॉप कर दिया। t सेकेंड के बाद वो अर्थ की सरफेस पर पड़ा। अगर सेम बिल्डिंग में से मैं दो बॉल है उनको थ्रो करूंगा, एक को अपवर्ड करूंगा और एक को डाउन साइड with the same velocity u, so they reach the earth surface after t1 and t2 second respectively, then तो यहाँ पर t is equal to अंडर रूट t1 into t2, राइट। तो ये जो टाइम है, तो आफ्टर दिस टाइम दे विल मीट। फिर अगर किसी बॉडी को हम लोग फ्रीली ड्रॉप कर दें किसी टावर से, और दूसरी जो बॉडी है उसको हम लोग उसी टावर के हाइट से हॉरिजॉन्टली फेंकने वाले हैं, सो बोथ विल रीच ग्राउंड एट द सेम टाइम। एक को आपने सिर्फ छोड़ दिया है और दूसरे को हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं, फिर भी दोनों ही एक ही टाइम पे ग्राउंड पे पहुंचेंगे, क्योंकि वर्टिकली तो सेम ही फोर्स लग रहा है दोनों पे, तो यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट ही काम करेगा, इसी वजह से दोनों एक साथ ग्राउंड पे पहुंचेंगे।